These microspore are the first cell of male gametophyte. जो हॉर्स होते हैं ना, जो रेस में दौड़ते हैं, उनको पोलन टेबलेट खिलाया जाता है। कार्पल पर पोलन को रिसीव करने वाला कौन? क्या डायोशियस प्लांट में ऑटोगेमी हो सकती है अगर युक्का का प्लांट ना हो? डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी को कंप्लीट रिवाइज करने के लिए एलन आपके लिए लेकर आया है मेगा क्लासेस की सीरीज़। ये जो मेगा क्लासेस की सीरीज़ होगी, ये मेगा क्लासेस की सीरीज़ बायोलॉजी फास्ट ट्रैक बुक पर आधारित होगी। ये जो फास्ट ट्रैक बुक है, ये एलन की एक्सपर्ट फैकल्टीज़ ने डिज़ाइन करी है। इस मेगा क्लासेस की सीरीज़ के अंदर हम आपको फर्स्ट चैप्टर दिखाएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण पार्ट आपको इस क्लास के अंदर दिखाए जाएंगे, और जो महत्वपूर्ण पार्ट होंगे, डेफिनेटली इस पार्ट से नीट एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। और ऐसी ही सीरीज़ आपको आगे वाले चैप्टर्स के लिए, बायोलॉजी के और चैप्टर्स के लिए आगे भी आपको हम दिखाते रहेंगे। और डेफिनेटली आप इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। पर इसके लिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपके पास एनसीईआरटी फास्ट ट्रैक बुक का होना अति आवश्यक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। Anther is surrounded by different walls. The outermost wall, epidermis, protective in nature. Second layer, endothecium, mainly involved in the dehiscence of anther. भाई एंथर जो होता है इनिशियली तो बिल्कुल क्लोज्ड स्ट्रक्चर है। अब क्लोज्ड स्ट्रक्चर है तो पोलन ग्रेन बाहर कैसे जाए? तो जब मैच्योर होता है तो एंथर में डेहिसेंस होता है, एंथर फट जाता है। और ये जो जहां से फटता है ना, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस। ठीक है भाई। देन द थर्ड स्ट्रक्चर, दैट इज मिडिल लेयर। दीज थ्री लेयर्स, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडिल लेयर, दीज आर प्रोटेक्टिव इन नेचर। कवर कोई सा भी हो भाई, कवर कोई सा भी हो, प्रोटेक्ट करेगा। तो outer these three layers are protective in nature and also helps in dehiscence of anther. इसके बाद the next layer, which is a very important layer for the anther, and that is known as tapetum. Tapetum is nutritive layer, nourishment provide करेगा। और किसको nourishment? pollen grains को। Tapetum cells are usually have more than one nucleus. NCERT की लाइन है भैया। और उसके बाद एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि हाउ दिस tapetum cell become binucleate, कि tapetum cell जो होती है binucleate कैसे बन गई? तो यहां पर एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं free nuclear division. So this cell become binucleated due to the free nuclear division. इसके बाद inside to the tapetum, the complete sporangia is filled with diploid sporogenous cells या sporogenous tissue। और ये जो sporogenous tissue है, diploid structure है भाई, और इसकी हर सेल माइक्रोस्पोर टेट्राड या पोलन टेट्राड बना सकती है भाई, कैपेबिलिटी है। और इसीलिए एनसीईआरटी ने क्या बोला कि each sporogenous cell has potential to each sporogenous cell have potential to form the microspore tetrad or pollen tetrad, so they can be used as a pollen mother cell or the microspore mother cell। अब जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, आप नाम पढ़ो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टर्म का मतलब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करने वाला प्रोसेस। और माइक्रोस्पोर बनाएगा कौन? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है भाई। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएगा। और यहां पर जो डिवीजन होगा, दैट डिवीजन इज मियोसिस। मियोसिस इज आल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में रिडक्शनल डिवीजन होता है कौन से सेल में? अरे बोलो। That is in microspore mother cell, and one meiosis produce 4 cell. So a tetrad of microspore is formed, that is known as microspore tetrad. ठीक है भाई। अब ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है, इसमें जो माइक्रोस्पोर है,
These microspore are the first cell of male gametophyte. हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, मेल या फीमेल? हाँ, मेल. और माइक्रोस्पोर जो बना वो हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है? और हैप्लॉइड के लिए टर्म आता है गैमेटोफाइट. सो माइक्रोस्पोर रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन. और यही माइक्रोस्पोर लेटर ऑन फॉर्म द पॉलन ग्रेन. इफ विल टॉक अबाउट द पॉलन ग्रेन, साइज वेरिएबल है भाई, 25 to 50 माइक्रोमीटर हो सकता है. इसके बाद ईच पॉलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय 2 वॉल्स. बाहर वाला हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा? हाँ, हार्ड, क्योंकि बाहर वाले को प्रोटेक्शन ज्यादा प्रोवाइड करना है, इसलिए आउटर लेयर इज thick and hard, and that is known as exine. And exine is made up of sporopollenin, and sporopollenin is one of the most resistant organic material. याद रखो भाई, ऑर्गेनिक बोल रहा हूं. अगर आ जाए ना कि sporopollenin is hardest chemical, सही है गलत है? हाँ, हार्डेस्ट मटेरियल गलत है. अगर आ जाए कि वन ऑफ द हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल, सही है. बात समझ में आई? अब अगर हम देखें तो ये स्पोरोपोलेनिन इतना ज्यादा रिजिड होता है, हार्ड होता है कि इस पर एसिड का असर नहीं होता, एल्कली का असर नहीं होता है, हाई टेम्परेचर का नहीं होता, लो टेम्परेचर का नहीं होता. कोई एंजाइम अभी तक डिस्कवर नहीं है जो इसको डिग्रेड कर सके. मतलब स्पोरोपोलेनिन का डिग्रेडेशन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा. एंड दैट्स व्हाई पॉलन कैन इजीली बी फॉसिलाइज्ड. अगर आप देखो तो जो पॉलन ग्रेन होते हैं, पॉलन ग्रेन बहुत इजीली फॉसिलाइज्ड हो जाते हैं, और उसका रीजन है प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन. ठीक है भाई. इसके बाद इनर वॉल, एंड इनर वॉल इज इंटाइन. इंटाइन सॉफ्ट या रिजिड? सॉफ्ट. और सॉफ्ट क्यों है? क्योंकि ये पैक्टिन और सेल्यूलोज का बना हुआ है, पतला सा होता है. एंड दिस इंटाइन कम्स आउट एज अ pollen ट्यूब ड्यूरिंग pollen germination. जब pollen जर्मिनेट करता है ना, तो उस समय जो pollen ट्यूब आती है, तो वो pollen ट्यूब इंटाइन जो होती है वही pollen ट्यूब की फॉर्म में बाहर आता है. इसके बाद एट सर्टेन पोजीशन इन pollen grain एक्साइन इज नॉट प्रेजेंट. इस रूम में अगर आप देखो तो चारों तरफ वॉल्स हैं. क्या आप इन वॉल को पेनिट्रेट करके अंदर आ सकते हो? अरे यस और नो? नहीं आ सकते. लेकिन फिर भी आ गए. कहां से? दरवाजे से. इसी तरह पॉलन ग्रेन में स्पोरोपोलेनिन हर जगह एक्सेप्ट द जर्मोपोर, और यहीं से पॉलन ट्यूब बाहर आएगा, क्योंकि पॉलन ट्यूब भी स्पोरोपोलेनिन को पेनिट्रेट नहीं कर सकता है. तो germpore is a prominent aperture in the pollen grain where sporopollenin is not deposited. Then pollen grains are thought to be rich in nutrients. ऐसा माना जाता है कि pollen grain में nutrients होते हैं, और इसीलिए इसको फूड सप्लीमेंट की तरह यूज करते हैं. फूड सप्लीमेंट है भाई, फूड नहीं है कि पता चले खाना खाया, हाँ खाया, क्या खाया कि 10 पॉलन टेबलेट खाई थी सर. ये नहीं भाई, ये फूड सप्लीमेंट है. जब हमारी बॉडी में किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाए, उस समय हम इनको यूज कर सकते हैं. एंड these pollen tablets they are used by the race horse. जो हॉर्स होते हैं ना, जो रेस में दौड़ते हैं, उनको पोलन टेबलेट खिलाया जाता है. इसी तरह एथलीट, रेस हॉर्स एंड एथलीट्स, दे आर यूज द pollen ट्यूब, pollen tablet. They use the pollen tablet as a food supplement to increase the stamina. क्लियर है बात? तो अगर स्टेटमेंट आ जाए कि pollen tablets are used as a food, सही है गलत? हाँ, अगर आ गया pollen tablets are used as a food supplement, हाँ सही है. इसके बाद अगर हम देखें तो pollen viability हाईली वेरिएबल, और ये इतनी वेरिएबल है
कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें विद इन 30 मिनट्स पॉलन वाइबिलिटी खत्म हो जाती है, और कुछ ऐसे भी हैं जो कई महीनों तक वायबल रहते हैं। अब आप में से कईयों के दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा है कि सर जब स्पोरोपोलेनिन है तो पोलन मरेगा कैसे? याद रखो, पोलन के अंदर लिविंग सेल्स होती हैं, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, और इनका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पान होता है। पोलन डिग्रेड नहीं होगा, पोलन डिग्रेड नहीं होगा ड्यू टू द स्पोरोपोलेनिन, लेकिन उसके अंदर के सेल जो हैं उनका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पान है, और उसी के बेस पर हम बोलते हैं पोलन वाइबिलिटी। टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, एनवायरमेंटल कंडीशन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करेगी, और उसके साथ साथ जीनोटाइप पर भी डिपेंड करेगी, प्लांट पर भी डिपेंड करेगी कि वो प्लांट कौन सा है। व्हीट और राइस 30 मिनट, रोजेसी फैमिली के कुछ प्लांट, सारे नहीं, रोजेसी के कुछ प्लांट, लेग्यूमिनोसी के कुछ प्लांट, सोलेनेसी के कुछ प्लांट, इनमें पोलन वाइबिलिटी कई महीनों तक होती है। ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट थिंग, जैसे हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में सीमन बैंक होता है भाई, जहां पर एनिमल्स जो होते हैं, जो अच्छे एनिमल्स होते हैं, जो अच्छे मेल एनिमल्स होते हैं, उनका सीमन स्टोर करके रखा जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है। इसी तरह से पोलन बैंक भी होते हैं, और पोलन बैंक, इन पोलन बैंक पोलन ग्रेन्स आर स्टोर्ड एट द -196 डिग्री सेंटीग्रेड। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर है भाई, ठीक है ना, माइनस बोला है, केवल 196 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं बोला है, तो ये गलती कर सकते हो, पेपर में आ गया पोलन ग्रेन्स आर क्रायो प्रिजर्व्ड एट, और पहला ऑप्शन 196 डिग्री सेंटीग्रेड। सर ने बताया था 196 है, सर ने माइनस भी बताया है। आई बात? ये छोटी छोटी गलतियां जो आप कर सकते हो, और ये जो फास्ट ट्रैक हम कर रहे हैं, ये बुकलेट और ये जो फास्ट ट्रैक रिवीजन क्लास है, वो केवल इन्हीं छोटी छोटी मिस्टेक्स को दूर करने के लिए है। इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारा आता है द प्रोसेस ऑफ पोलन ग्रेन फॉर्मेशन। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से क्या बना? हाँ भाई, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से क्या बना? माइक्रोस्पोर। अब ये माइक्रोस्पोर कन्वर्ट होगा पोलन ग्रेन में। माइक्रोस्पोर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इमेच्योर पोलन ग्रेन। कितने माइक्रोस्पोर बने थे भाई एक सेल से? क्या नाम दिया था? माइक्रोस्पोर टेट्राड। पहला डायग्राम देखो, कितने सेल? माइक्रोस्पोर और पोलन टेट्राड। देन यहां पर ये चारों के चारों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम नॉन एज कैलेज, और फिर चारों में सेम प्रोसेस चलेगा। तो माइक्रोस्पोर आया, इस माइक्रोस्पोर में सबसे पहले वैक्यूल बना। वैक्यूल दिख रहा है तीसरे डायग्राम में भाई आपको। अब इस तीसरे डायग्राम को अगर आप देखो तो वैक्यूल के बनने से क्या हुआ कि जो न्यूक्लियस पहले सेंटर में था, जो न्यूक्लियस पहले सेंटर में था, वो न्यूक्लियस अब पेरिफेरी में आ गया। और जब न्यूक्लियस पेरिफेरी में आ गया तो डिवीजन इक्वल और अनइक्वल, और इसी के लिए वर्ड यूज किया गया असिमेट्रिक स्पिंडल। अगर आप देखें तो सेल डिवीजन में मेटाफेज आता है, सुना है मेटाफेज? तो मेटाफेज जो आता है वहां पर क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर, यूजुअली सेल के सेंटर में होते हैं, लेकिन यहां पर कहां बना? सेंटर में या अवे फ्रॉम सेंटर? हाँ, अवे फ्रॉम सेंटर। और जब अवे फ्रॉम सेंटर बनेगा तो जब सेल डिवीजन हो जाएगा तो वहां पर जो सेल बनेंगी, दीज सेल आर अनइक्वल इन साइज। लास्ट डायग्राम, दोनों सेल साइज सेम या डिफरेंट? हाँ, डिफरेंट। बड़ा सेल, बड़ा न्यूक्लियस, जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, एंड स्मॉल सेल, स्मॉल न्यूक्लियस, जनरेटिव सेल। जिस सेल में बड़ा, जो सेल बड़ा है, न्यूक्लियस बड़ा है, वो वेजिटेटिव सेल है, और जो छोटा सेल है वो जनरेटिव। अगर आप इस डायग्राम को देखो तो अभी ये दोनों सेल एक दूसरे से सेपरेटेड है विद द हेल्प ऑफ सेल वॉल। यहां अगर आप देखो तो यहां पर दोनों सेल के बीच में ये वाला जो पार्ट है, दिख रहा है ये बेटा, ये वाला पार्ट सेल वॉल। So initially in between these two cells cell wall is present, but later on it get dissolved. और जब सेल वॉल डिसॉल्व हो जाएगा तो क्या होगा? हाँ भाई, क्या होगा?
जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल के बीच में जो सेल वॉल था वो डिसॉल्व हो गया, मतलब जनरेटिव सेल रिलीज्ड इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है जनरेटिव सेल फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। क्लियर है? और ये सारा होता है पॉलिनेशन से पहले, इसलिए इसको बोलते हैं प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट। अब इस स्टेज में कितने सेल हैं? 2 या 3? हाँ भाई सेल, अरे एनर्जी लाओ। हाँ, 2 सेल। In most of the angiosperm, pollination occur in 2-celled stage 60% और 40% में 3 सेल। और जब 3 सेल स्टेज में होगा तो क्या होगा कि ये जो जनरेटिव सेल है, इस जनरेटिव सेल में भी डिवीजन हो जाएगा और डिवीजन करके 2 मेल गैमेट बनाएगा। यहां पर ये जो डिवीजन चल रहा है ये माइटोसिस है या मियोसिस है? हाँ, माइटोसिस। एंजियोस्पर्म में गैमेट का फॉर्मेशन थ्रू द माइटोसिस। pollen grain, two-celled stage of pollen grain is partially mature male gametophyte, या इसको male gametophyte भी कहते हैं। So pollination can occur in the 2-cell stage or sometime it can occur in the 3-celled stage। क्लियर है? और जब 3 सेल स्टेज में होगा तो 3 सेल कौन कौन से? पहला वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमेट। जब 3 सेल स्टेज में पॉलिनेशन होता है ना भाई, तो उस कंडीशन में जनरेटिव सेल की जगह वहां पर 2 मेल गैमेट आते हैं, क्योंकि जनरेटिव सेल ऑलरेडी डिवाइड कर चुका है। ठीक है भाई, बात समझ में आया? बोलो। माइक्रोस्पोर से 3 सेल स्टेज आने तक, माइक्रोस्पोर से 3 सेल आने तक कितने डिवीजन हुए? 1, 2, 3 और 4। 4 कहां पर भाई? 4? हाँ भाई। हाउ मेनी माइटोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 3 सेल मेल गैमेटोफाइट फ्रॉम द पोलन माइक्रोस्पोर? 2। पहला हुआ जिससे वेजिटेटिव और जनरेटिव बना, और दूसरा हुआ जिससे जनरेटिव से 2 मेल गैमेट बने। बात समझ में आया? सो 2 माइटोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 3-celled male gametophyte in angiosperm from the microspore। Is it clear? तो ये सारा था हमारा मेल। अब मेल तैयार है, अब बात आती है फीमेल की। एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव वार्ल इज नोन एज गाइनोशियम, और यूनिट ऑफ गाइनोशियम इज कार्पल और द पिस्टिल्स। अगर हम यहां पर देखें तो इट मे बी पॉसिबल दैट फ्लावर हैज ओनली 1 कार्पल, मोनोकार्पलरी, और इट मे हैव मोर देन 1 कार्पल, और जब मोर देन 1 कार्पल होगा पॉलीकार्पलरी। हाँ, मल्टीकार्पलरी भी बोल सकते हैं, पॉलीकार्पलरी भी बोल सकते हैं, मल्टीपिस्टिलेट भी बोला जाता है। ठीक है भाई? सो गाइनोशियम मे हैव 1 कार्पल और मोर देन 1 कार्पल, मोनोकार्पलरी एंड पॉलीकार्पलरी और मल्टीकार्पलरी। और जब एक से ज्यादा होगा तो 2 कंडीशन आ सकती है। एक से ज्यादा होगा तो 2 कंडीशन आ सकती है भाई, एक में नहीं आ सकती, क्योंकि एक जो है वो तो एक ही है ना, वो किसी से जुड़ सकता ना अकेला रह सकता, एक है। लेकिन जब एक से ज्यादा होंगे तो 2 कंडीशन, आइदर फ्यूज्ड और फ्री, और जब फ्यूज हो जाए सिन कार्पस। सिन का मतलब जानते हो? SYN, फ्यूजन। सो व्हेन कार्पल्स आर फ्यूज्ड, it is known as syncarpus, and when carpels are free, एपोकार्पस। यहां अगर आप डायग्राम देखो तो यहां पर अगर हम देखें तो जो फर्स्ट डायग्राम दिया हुआ है ए, वो दिया हुआ है हिबिस्कस। हिबिस्कस कौन सा? चाइना रोज भाई, अपने घरों में कॉमनली ग्रो करने वाला प्लांट चाइना रोज, वो हिबिस्कस। उसमें
सिन कार्पस कंडीशन होती है। और ये भी एक यूनिकनेस है भाई। और यूनिक क्या है कि चाइनारोज में जो कार्पल्स होते हैं उन कार्पल्स की ओवरी फ्यूज हो जाती है, स्टाइल फ्यूज हो जाती है, लेकिन स्टिग्मा फ्री रहती है। दूसरी तरफ जो सेकंड एग्जांपल आपके एनसीईआरटी का है दैट इज पोपी, पेपेवर सोमनिफेरम। तो पेपेवर में पूरे के पूरे कार्पल का फ्यूजन हो जाता है। लेकिन एक और एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है माइकेलिया। माइकेलिया, और ये माइकेलिया जो होता है, इस माइकेलिया में बहुत सारे कार्पल हैं और सारे कार्पल एक दूसरे से अलग हैं। और जब कार्पल अलग अलग हो तो कंडीशन सिनकार्पस और एपोकार्पस, एपोकार्पस। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था पोलन ग्रेन। पॉलिनेशन होता है भाई, और पॉलिनेशन के बाद पोलन कार्पल पर लैंड करता है। तो कार्पल पर पोलन को रिसीव करने वाला कौन? स्टिग्मा। नेक्स्ट थिंग इज द पॉलिनेशन। एंजियोस्पर्म में मेल गैमेट मोटाइल या नॉन मोटाइल? बोलो भाई, एंजियोस्पर्म में मेल गैमेट मोटाइल और नॉन मोटाइल? नॉन मोटाइल। फीमेल गैमेट तो पास पास कैसे आएंगे? दैट्स व्हाई पॉलिनेशन रिक्वायर्ड। दैट्स व्हाई पॉलिनेशन इज रिक्वायर्ड। एनसीईआरटी की लाइन है आपके ये कि इन एंजियोस्पर्म प्लांट मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल एंड दैट्स व्हाई the male gamete come close to the female gamete with the help of pollination. And if we'll talk about the pollination, pollination is the transfer of pollen grain from anther to the stigma. क्लियर है? अब ये तीन तरह का हो सकता है। पहला, ऑटोगेमी विद इन द फ्लावर पॉलिनेशन। विद इन द फ्लावर मतलब जब एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन हो जाए, मतलब एंथर से पोलन रिलीज होकर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाए, तब उसको बोलेंगे ऑटोगेमी। और अगर कोई फ्लावर कभी ओपन हो गया ना, अगर कभी कोई फ्लावर ओपन हो गया तो उसमें 100% ऑटोगेमी हो ये जरूरी नहीं है भाई। 100% ऑटोगेमी इज रेयर इफ फ्लावर गेट ओपन। अगर फ्लावर ओपन हो गया तो उसमें 100% ऑटोगेमी हो ये जरूरी नहीं है। दूसरी बात, ऑटोगेमी के लिए एसेंशियल कंडीशन कब हो सकती है ऑटोगेमी? कि जब फ्लावर बाइसेक्सुअल हो। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल नहीं है ना तो कुछ भी कर लो, ऑटोगेमी नहीं हो सकती। तो जब फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा तब वहां ऑटोगेमी के चांसेस है। और ऑटोगेमी के लिए कंडीशन है कि मेल एंड फीमेल शुड बी क्लोज टू ईच अदर, पास पास होने चाहिए भाई, जिससे कि ट्रांसफर इजीली हो सके। दूसरा कि जो पोलन ग्रेन रिलीज हो, जो पोलन ग्रेन का रिलीज हो और उसके साथ साथ स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी हो, वो सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए। मतलब एक ही फ्लावर के अंदर जब एंथर से पोलन रिलीज हो रहा है उसी टाइम पर स्टिग्मा रिसेप्टिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पोलन ग्रेन तो आज रिलीज हो गया, स्टिग्मा 4 दिन बाद रिलीज होगी, तो पोलन ग्रेन इंतजार कर रहा है कि स्टिग्मा रिसेप्टिव होगी तब हम पॉलिनेशन करेंगे। यहां कोई किसी का इंतजार नहीं करता। अगर पोलन पहले मैच्योर हो गया ना तो वो निकल जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन कर देगा। इसी तरह रिसेप्टिव, अगर स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो गई तो बाहर से कोई पोलन आ जाएगा। तो दोनों का ऑलमोस्ट एक ही टाइम पर सिंक्रोनाइज्ड होना जरूरी है। पोलन ग्रेन जैसे ही रिलीज हो स्टिग्मा भी उसी टाइम रिसेप्टिव होनी चाहिए। इसके बाद द नेक्स्ट वन इज जिटेनोगेमी। और जिटेनोगेमी में पॉलिनेशन अक्रॉस द फ्लावर विद इन द प्लांट। अब प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर अलग अलग हैं। हाँ भाई, ऑटोगेमी के केस में मेल और फीमेल दोनों का जेनेटिक मेकअप सेम और डिफरेंट? पक्का? सो ऑटोगेमी इज जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। क्या ऑटोगेमी के केस में पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट है? हाँ भाई, ऑटोगेमी के केस में पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है।
इसलिए फंक्शनली सेल्फ पॉलिनेशन। जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन हम बोलते हैं जेनेटिक मेकअप के बेस पर, और फंक्शनली सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ पॉलिनेटर के बेस पर। अगर पॉलिनेटर रिक्वायर्ड है तो क्रॉस पॉलिनेशन, और अगर पॉलिनेटर रिक्वायर्ड नहीं है तो सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर? तो जिटेनोगेमी जेनेटिकली सेल्फ और क्रॉस, फंक्शनली पक्का, श्योर। इसके बाद आया जीनोगेमी, और जीनोगेमी में पॉलिनेशन अक्रॉस द प्लांट। अब प्लांट ही अलग हो गया, पहले विद इन द फ्लावर था, फिर फ्लावर अलग अलग हुए, प्लांट सेम रह गया, और अब प्लांट ही अलग अलग हो गया, तो उसको बोलेंगे जीनोगेमी। अक्रॉस द प्लांट पॉलिनेशन जीनोगेमी। और जीनोगेमी के केस में मेल और फीमेल का जेनेटिक मेकअप, हाँ भाई, मेल और फीमेल का जेनेटिक मेकअप सेम और डिफरेंट। सो जीनोगेमी इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट pollen grains। क्लियर है बात? क्या जीनोगेमी के केस में पॉलिनेटर रिक्वायर्ड होगा? तो ये फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन होगा। जेनेटिकली सेल्फ और क्रॉस, हाँ, फंक्शनली तो दोनों का दोनों पूरी तरह से ये क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर है बात? अब इधर देखो बेटा, स्टार्ट में जब हमने एक स्लाइड ली थी, जो हमारी सेकंड स्लाइड थी फ्लावर के बारे में, जो इंफॉर्मेशन थी, वहां मैंने आपसे कहा कि फ्लावर दो तरह के होते हैं, एक यूनिसेक्सुअल, एक बाइसेक्सुअल, है ना? अब एक स्पीशीज है बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब मेल और फीमेल ये दोनों एक ही में। और जब बाइसेक्सुअल फ्लावर है, क्या इसमें ऑटोगेमी हो सकती है? हाँ, यस और नो? हो सकती है। क्या इसमें जिटेनोगेमी हो सकती है? स्पीशीज की बात कर रहे हैं भाई, हो सकती है। क्या इस स्पीशीज में जीनोगेमी हो सकती है? मीन्स इफ a species has the bisexual flower, it can show autogamy, it can show geitonogamy, and it can also show the xenogamy। अब बात आती है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में प्लांट दो तरह के, मोनोइशियस एंड द डायोशियस। क्लियर है बात? मोनोइशियस प्लांट का मतलब मेल और फीमेल फ्लावर एक साथ या अलग अलग? एक ही प्लांट में। और जब मेल और फीमेल फ्लावर कौन से? यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल? यूनिसेक्सुअल। क्या ऑटोगेमी हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या जिटेनो हो सकती है? हाँ, जिटेनो हो सकती है भाई, क्योंकि एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दोनों तरह के फ्लावर पॉसिबल है, तो वहां पर जिटेनो पॉसिबल है। क्या जीनोगेमी हो सकती है? जीनो भी हो सकती है। मतलब monoecious plant with unisexual flower can show the geitonogamy and xenogamy both। तीसरी कंडीशन डायोशियस प्लांट। क्या डायोशियस प्लांट में ऑटोगेमी हो सकती है? यस और नो? क्या जिटेनो हो सकती है? क्या जीनो हो सकती है? तो अगर डायोशियस प्लांट है तो उसमें केवल जीनोगेमी हो सकती है। अब एक क्लासिकल एग्जांपल आता है हमारा कॉमेलाइना, ऑक्जेलिस एंड वायोला। वायोला, कॉमेलिना एंड ऑक्जेलिस, ये तीन प्लांट ऐसे हैं जिनमें दो अलग अलग तरह के फ्लावर होते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ फ्लावर विच आर एरियल फ्लावर, जो ऊपर की तरफ फ्लावर है, एंड दीज फ्लावर्स आर द चेस्मोगेमस फ्लावर। ये वाले जो आपको फ्लावर दिखाई दे रहा है, जो एनसर्कल किया है ना भाई, ये फ्लावर कहलाता है चेस्मोगेमस फ्लावर। एरियल होता है, साइज में बड़ा होता है, कलरफुल होता है, खुलता है भाई, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सम फ्लावर्स आर अंडरग्राउंड। यहां पर अगर हम देखें तो ये फ्लावर अंडरग्राउंड, एंड अंडरग्राउंड और अंडर सॉइल फ्लावर दे आर स्मॉल, छोटे छोटे होते हैं, एंड दे आर क्लिस्टोगेमस। क्लिस्टोगेमस अ फ्लावर विच नेवर ओपन, एक ऐसा फ्लावर जो कभी भी ओपन नहीं होता, ऐसे फ्लावर को बोलते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर। और एक फ्लावर जो ओपन हो जाता है ना भाई,
चेस्मोगेमस। अपने आसपास जो फ्लावर आपको दिखाई देते हैं, क्लिस्टोगेमस है या चेस्मोगेमस है? हाँ, रोज, क्लिस्टोगेमस, चेस्मोगेमस, चाइना रोज, अंडरग्राउंड फ्लावर ऑफ कोमेलाइना, हाँ, क्लिस्टोगेमस। वेरी गुड। इससे लग रहा है कि आप बैठे हैं यहां पर, आवाज में दम है भाई की में। हाँ, अब अगर हम यहां देखें, दो तरह के फ्लावर हो गए, क्लिस्टोगेमस एंड चेस्मोगेमस। ये वायोला में भी होते हैं, ऑक्जेलिस में भी होते हैं और कोमेलाइना में भी होते हैं। 3 प्लांट है। यहां पर आपकी एनसीईआरटी एक क्वेश्चन पूछती है, विल क्लिस्टोगेमी इज एडवांटेजियस और डिसएडवांटेजियस? अगर हम बात करें क्लिस्टोगेमी की, तो क्लिस्टोगेमी इज एडवांटेजियस बिकॉज इट लीड्स टू द एश्योर सीड सेटिंग इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। क्लिस्टोगेमी का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, और ये एडवांटेज है कि क्लिस्टोगेमस अगर फ्लावर है तो उसमें कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज मेंटेन रहेगी ही रहेगी। मतलब यहां पर सीड बनेगा ही बनेगा, चाहे पॉलिनेटर हो चाहे ना हो। और कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज लाइफ का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव। ठीक है भाई। लेकिन डिसएडवांटेज, देयर आर 2 डिसएडवांटेज। फर्स्ट, वेरिएशन डज नॉट अकर, एंड सेकेंड, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। अगर लगातार सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए, तो उसकी वजह से यील्ड कम हो जाती है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है, वेरिएशन नहीं आते। तो क्लिस्टोगेमी एडवांटेजियस भी है और डिसएडवांटेजियस भी है। ठीक है भाई। ये डायग्राम देखिए आप, ये अपने एनसीईआरटी के डायग्राम है दोनों। एक डायग्राम है अपना पी प्लांट का और दूसरा डायग्राम है अपना कोमेलिना प्लांट का। पी प्लांट में अगर हम देखें तो पी प्लांट बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करता है, और इसमें मेल और फीमेल बिल्कुल पास पास होते हैं, नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन होता है। कोमेलिना में 2 तरह के फ्लावर आपको दिखाई दे रहे हैं, क्लिस्टोगेमस एंड द चेस्मोगेमस। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स जो होते हैं अंडरग्राउंड फ्लावर है, और इनमें केवल सेल्फ पॉलिनेशन होगा। एनसीईआरटी की लाइन है कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस। मतलब जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स होते हैं उनमें नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन के अलावा और कोई पॉलिनेशन नहीं हो सकता, वो केवल ऑटोगेमी ही शो कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, टोटल 3 एजेंट्स, 2 अबायोटिक एंड 1 बायोटिक। यहां गड़बड़ होती है बेटा। 2 अबायोटिक, विंड एंड वाटर, एंड 1 बायोटिक। अरे भाई बहुत सारे अलग अलग तरह के एनिमल है, बटरफ्लाई भी है, हनी बी भी है, फ्लाई भी है, प्राइमेट्स भी है, रेप्टाइल्स भी है। तो फिर एनसीईआरटी ये क्यों कहती है कि 2 अबायोटिक एंड 1 बायोटिक एजेंट? जितने भी मैंने बोले ये सारे के सारे एनिमल्स हैं, तो बायोटिक एजेंट एक ही है बेटा। और वो बायोटिक एजेंट कौन? एनिमल्स। याद रहे यहां पर गलती होने के चांसेस है, क्योंकि हमें ये पता होता है कि बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स पॉलिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो गलती होने के चांसेस ये होते हैं कि एक नहीं, एक से ज्यादा बायोटिक पॉलिनेटर होते हैं। याद रहे बायोटिक पॉलिनेटर इज ओनली वन, एंड दैट बायोटिक पॉलिनेटर इज एनिमल्स। अब अगर हम बात करें विंड एंड वाटर, अबायोटिक पॉलिनेटर, abiotic condition, abiotic pollination, it is quite rare in angiosperm. एंजियोस्पर्म में ज्यादातर पॉलिनेशन एनिमल्स के थ्रू होता है, बहुत कम पॉलिनेशन विंड और वाटर के थ्रू होता है। जबकि अगर आप लोअर प्लांट्स देखो, जिम्नोस्पर्म देखो, ब्रायोटेरिडो, अगर आप ब्रायोटेरिडो की बात करो तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास बाई वाटर जाता है। जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन बाई एयर होता है, और ये दोनों वाटर एंड एयर, अबायोटिक और बायोटिक, अबायोटिक। लेकिन एंजियोस्पर्म में अगर आप देखो तो कॉमन पॉलिनेटर आपका बायोटिक होता है, एनिमल पॉलिनेशन होता है। देन इफ विल टॉक अबाउट द विंड पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, जो पॉइसी फैमिली होती है, ग्रेमिनी फैमिली होती है। जितने भी अपने ग्रेन्स है ना, व्हीट, राइस, मेज, पेनिसिटम, गेहूं, चावल, ये सारे के सारे आपके
ग्रासेस में इंक्लूड किए जाते हैं, और ग्रासेस में कॉमन पॉलिनेशन बाय विंड होता है। ठीक है, अब अगर हम यहां पर देखें तो ये जो होते हैं, इनमें जो पॉलन ग्रेन होते हैं छोटे छोटे होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, लाइट वेट होते हैं। लाइट वेट क्यों भाई? कि अगर हल्की सी भी हवा चल जाए ना तो पॉलन रिलीज हो जाए। ऐसा नहीं है कि पॉलन ग्रेन भारी है, अब हवा चली पॉलन ग्रेन अपनी जगह से ही नहीं हिला, और हवा चली तो नहीं हिला, जब आंधी आई तब हिला। ऐसा नहीं, पॉलन ऐसा होना चाहिए बिल्कुल लाइट वेट कि हल्की सी भी हवा चल जाए तो पॉलन रिलीज हो जाए। नॉन स्टिकी, ऐसा नहीं कि सारे पॉलन एक साथ स्टिक कर जाएं, अगर सारे एक साथ स्टिक कर गए ना तो वो एक ही जगह पर ट्रांसफर हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखो तो जो इनकी स्टिग्मा होगी, स्टिग्मा लार्ज, फीदरी एंड स्टिकी। लार्ज, फीदरी, कि अगर पॉलन ग्रेन आए तो उसको इजीली ट्रैप कर सके। क्लियर है बात? साथ में स्टिकी भी है भाई, कि एक बार पॉलन आ गया तो ऐसा नहीं कि दोबारा हवा चली उड़ गया। पहले पॉलन आया, स्टिग्मा पर आया, स्टिग्मा खुश, दोबारा हवा चली उड़ गई, स्टिग्मा दुखी, कभी खुशी। ऐसा नहीं होना चाहिए, खुशी ही खुशी। इसलिए स्टिग्मा लार्ज, फीदरी एंड स्टिकी होनी चाहिए। देन अनदर थिंग, इफ विल टॉक अबाउट द ovary, in wind pollinated flowers ovary usually contains only one ovule। याद रखो, जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं ना उनमें क्या होता है कि फ्लावर बहुत छोटे छोटे होते हैं, और ये छोटे छोटे फ्लावर कॉम्पैक्टली पैक्ड इनफ्लोरोसेंस बना लेते हैं। फ्लावर छोटा है लेकिन बहुत सारे फ्लावर एक साथ आ गए, और हर फ्लावर में जो ओवरी है उसमें एक ही ओव्यूल है, और ये जो है ना ये ओव्यूल के वेस्टेज को कम करने के लिए होता है। तो ओवरी में ओव्यूल का नंबर इन जनरल 1 होता है। ठीक है भाई। इसी तरह अगर हम देखें, आपने एक स्ट्रक्चर देखा होगा, खाया भी होगा, मक्का का भुट्टा, मेज कॉब खाया है? मेज कॉब अगर आप देखो तो मेज कॉब में बाहर की तरफ थ्रेड्स निकले रहते हैं, and these threads are known as tassels, and these tassels are actually the style and the stigma। ये tassel पर इस साल क्वेश्चन आया हुआ है, इस साल नेट में क्वेश्चन आया tassel पर भाई, कि ये बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड क्यों? टू ट्रैप द पॉलन्स। तो ये जो tassels होते हैं, these threads are actually the style and the stigma। ठीक है भाई। तो यहां अगर हम मेज कोब की बात करें तो एक मेज कोब जो है ना वो एक इनफ्लोरोसेंस है, फ्लावर नहीं है भाई, इनफ्लोरोसेंस है, बहुत सारे फ्लावर हैं, और उसमें जो टेसल्स हैं, थ्रेड्स बाहर निकले हुए हैं, दीज आर स्टाइल एंड स्टिग्मा टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन्स। क्लियर है बात यहां तक? अब हम बात करते हैं वाटर पॉलिनेशन की, और वाटर पॉलिनेशन की अगर हम बात करें तो वाटर पॉलिनेशन इज रेयरेस्ट इन एंजियोस्पर्म। विंड पॉलिनेशन फिर भी हो जाता है, लेकिन वाटर पॉलिनेशन या हाइड्रोफिली जो होती है तो बहुत ही कम प्लांट्स में होता है, अप्रोक्सीमेटली 30 जेनेरा ऑफ मोनोकोट। अब ये जो हाइड्रोफिली है, जो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन है, ये अपने दिखता है वेलिस्नेरिया में, जोस्टेरा में। वेलिस्नेरिया डायोसियस है मोनोसियस? वेलिस्नेरिया इज अ डायोसियस प्लांट। डायोसियस का मतलब मेल और फीमेल अलग अलग है, तो क्या इसमें ऑटोगेमी हो सकती है? हाँ, ऑटोगेमी नहीं हो सकती। क्या जिटेनो हो सकती है? क्या जीनो हो सकती है? हो सकती है भाई, जीनो पॉसिबल है, जीनो ही होती है, क्योंकि ऑटो और जिटेनो तो हो ही नहीं सकता। अगर हम देखें तो ऑल द इवेंट्स ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ वेलिस्नेरिया अकर अंडर वाटर एक्सेप्ट द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के अलावा वेलिस्नेरिया के लाइफ के सारे प्रोसेस अंडर वाटर होते हैं, पॉलिनेशन सरफेस पर होता है। जो मेल फ्लावर होता है, जो मेल प्लांट होता है, वहां से मेल फ्लावर या पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं, और ये वाटर की हेल्प से पैसिवली मूव करते हैं। हाँ भाई, ब्रायोल टेरिडो में अगर हम देखें तो मेल गैमेट का फीमेल गैमेट की तरफ मूवमेंट होता है, लेकिन वहां पर मूवमेंट एक्टिव होता है, वो फ्लैजेला के थ्रू होता है। और यहां पर जो पॉलन ग्रेन का मूवमेंट हो रहा है
That movement is passive movement along with the water current. जिधर का water flow होगा उधर ही ये pollen जाएंगे. वेलिस्नेरिया में सरफेस पर पॉलिनेशन होता है. जोस्टेरा सी ग्रास कहलाता है भाई, मराइन एंजियोस्पर्म में. और ये जो सी ग्रास है इसमें पॉलिनेशन वाटर के अंदर, अंडर वाटर, हाइपोहाइड्रोफिली कहलाता है. ठीक है, आपको जो बात याद रखनी है, वेलिस्नेरिया एंड जोस्टेरा दोनों में पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होता है. इसी तरह एक और प्लांट होता है हाइड्रिला. हाइड्रिला में भी पॉलिनेशन अंडर वाटर होता है. इसके बाद बात आई हमारे बायोटिक पॉलिनेशन, एनिमल पॉलिनेशन की. दिस इज कॉमन. और इसमें सबसे कॉमन पॉलिनेटर इंसेक्ट, और इंसेक्ट में सबसे कॉमन हनी बी. याद रखो सबसे ज्यादा पॉलिनेशन हनी बी के थ्रू होता है. अगर अर्थ से हनी बी हटा दी जाए ना, अगर अर्थ से हनी बी हटा दी जाए तो 4 से 5 साल में फूड प्रोडक्शन एक्सट्रीमली रिड्यूस हो जाएगा, फूड प्रॉब्लम आ जाएगी. क्योंकि मैक्सिमम पॉलिनेशन इन एंजियोस्पर्म इज कैरिड आउट बाय हनी बी. लेकिन अगर हनी बी के बाद देखें तो यहां पर बटरफ्लाई भी होती है, फ्लाई भी होते हैं, बीटल्स होते हैं, वास्प होता है, आंट्स होते हैं. ये सारे तो छोटे छोटे हैं. बड़े बड़े प्राइमेट्स भी होते हैं भाई. लेमोर प्राइमेट है, उसके थ्रू भी पॉलिनेशन होता है. स्नेक, क्या स्नेक से पॉलिनेशन हो सकता है? हाँ, स्नेक से पॉलिनेशन होगा. आपने सुना होगा चंदन, सेंटेलम, चंदन पर सांप लिपटे रहते हैं, सुना है? और वो सांप जब लिपटे रहते हैं, जब घूमते हैं उस चंदन पर, तो कहीं ना कहीं वो मेल और फीमेल के कांटेक्ट में आ जाते हैं, जिससे पॉलिनेशन हो जाता है. पहले तो एक बात याद रखो कि ऑर्गेनिज्म पॉलिनेशन के लिए नहीं जाता. पॉलिनेशन तो हो जाता है, वो तो किसी और वजह से गया है, लेकिन पॉलिनेशन हो जाता है. तो स्नेक के थ्रू भी पॉलिनेशन हो सकता है, लिजार्ड के थ्रू पॉलिनेशन होता है. यहां अगर आप देखो तो एक वर्ड दिया हुआ है आर्बोरियल रोडेंट्स. आर्बोरियल ट्री पर रहने वाले रोडेंट्स, जैसे स्क्वेरिल, गिलहरी, कभी कभी वो भी पॉलिनेशन कर देती है. ठीक है भाई. अब ये जो एनिमल्स हैं, these animals are attracted due to the color and due to the smell. रात की रानी देखा है कभी? हाँ, रात की रानी में फ्लावर बहुत छोटा सा होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होता है, और इसी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर की वजह से इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं. दूसरी तरफ रोज, देखा है रोज का फ्लावर? छोटा या बड़ा? हाँ, अट्रैक्टिव या नॉन अट्रैक्टिव? वहां पर कलर की वजह से अट्रैक्शन होता है. ठीक है भाई. सो 2 अबायोटिक 1 बायोटिक. एक बात और याद रखना कि जो वाटर पॉलिनेटेड पॉलन होते हैं उनमें एक म्यूकस का कवर होता है, और ये म्यूकस का कवर, दिस म्यूसिलेजिनस कवर प्रिवेंट द वेटिंग ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वाटर. पानी में रहते हुए भी गीला होने से बचाता है. पॉलन ग्रेन वाटर में ही रिलीज हो रहे हैं, लेकिन गीले नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर पॉलन ग्रेन वेट हो गया तो वो अपनी वाइबिलिटी को बहुत तेजी से लॉस्ट करेगा. टू प्रिवेंट दिस, these pollen grains are protected by the mucilaginous covering.